हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारी आज हम दोबारा से आपके सामने आए हैं फिजिक्स की क्लास लेकर। पिछली हम 2 क्लासेस पहले कर चुके हैं और आशा करता हूं कि आप सभी को वो क्लासेस समझ आई है। जैसा कि आपको कहा था कि अगर कोई भी डाउट आपको हो तो आप वो डाउट हमें लिख के भेजें और उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। तो कोई भी डाउट हमारे पास नहीं आया तो मैं इसको ऐसे मान के चलता हूँ कि आप सबको वो बातें समझ में आ गई हैं। इसीलिए आज हम थर्ड वीडियो को शुरू करते हैं, थर्ड क्लास को शुरू करते हैं। और एक बात और थी, पिछली वीडियो में हमें जो फीडबैक मिला वो डाउट्स वगैरह से तो नहीं मिला, वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी से मिला था। तो उसके लिए हमारी पूरी टेक्निकल टीम लगी हुई है और वीडियो को अब पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर किया जा चुका है और ऑडियो को भी काफ़ी बेहतर कर दिया गया है। तो आज शुरू करते हैं अपनी फिजिक्स की थर्ड क्लास, जो कि है रिफ्रैक्शन टॉपिक के ऊपर। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज रिफ्रैक्शन से। रिफ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं अपवर्तन। अपवर्तन जैसे रिफ्लेक्शन था, रिफ्लेक्शन आपको बताया था कि रिफ्लेक्शन क्या था। अगर मैंने एक बॉल ली, दीवार पे मारी, बॉल मेरे पास वापस आई, यानी कि बाउंस बैक हुई, उसी को हमने क्या बोल दिया था। अगर वही चीज लाइट के साथ हो तो वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अपवर्तन रिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं है। रिफ्रैक्शन के लिए हम क्या मान के चलते हैं कि जो लाइट है वो किसी भी मीडियम पे टकराती है और उसमें से आर पार हो जाती है। हम ये ऐसा एक मीडियम मान के चलते हैं जिसमें से लाइट आर पार निकल जाए। अब वो लाइट कम जाए ज़्यादा जाए उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो लाइट है वो टकरा के वापस नहीं आती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। लाइट सीधी निकल जाती है। अब वो निकलती कैसे है, उसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं, वो हम देखेंगे रिफ्रैक्शन के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो आप इस डेफिनेशन को लिख लीजिए, बेंडिंग ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट। लाइट का बेंड हो जाने क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन कहलाता है। आप सभी ने देखा होगा कि अगर आपने कोई पानी का गिलास लिया और उसके अंदर आपने एक पेंसिल डाल दी तो पेंसिल आपको कुछ टूटी हुई दिखाई देगी, देगी या नहीं देगी, ये सभी ने करके देखा होगा। तो यही आपकी क्या कहलाती है, रिफ्रैक्शन। यानी कि टूटी हुई पेंसिल जो दिखती है वो रिफ्रैक्शन की वजह से दिखाई देती है। अब जरा समझना, बेंडिंग ऑफ लाइट से मेरा क्या कहने का मतलब है। सबसे पहले तो मैं एक सरफेस लेता हूं, मान लीजिए ये मेरा 2 मीडियम हो गए। मीडियम क्या चीज है, पिछली क्लास में भी हमने कई बार मीडियम शब्द का इस्तेमाल किया है, तो मीडियम समझ लीजिए। मीडियम मेरा कहने से क्या मतलब है, मीडियम वो होता है जिसमें से आपकी लाइट चल के जाती है। मान लीजिए अब सूरज की तरफ से जो रोशनी आ रही है और यहां पे आपकी पृथ्वी है, सूरज की तरफ से जो रोशनी आ रही है वो किस में से ट्रैवल होके आ रही है, यहां पे बाहर क्या चीज है, क्या चीज है भाई, वैक्यूम है नहीं, यानी कि वो निर्वात में से चल के आ रही है, वैक्यूम में से चल के आ रही है। तो उसको मैं मीडियम बोल दूंगा क्योंकि लाइट वैक्यूम में ट्रैवल करती आ रही है। तो वैक्यूम मेरा क्या हो गया, मीडियम हो गया। अब जैसे ही वो पृथ्वी पे पहुंचती है, पृथ्वी पे क्या है भाई, वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, हवा है। तो अब वो हवा में से पास कर रही है, अब वो हवा में से पास कर रही है, तो ये क्या चीज हो जाएगी, अब ये दूसरा मीडियम बन गया, हवा। यानी कि अब लाइट हवा में से जा रही है। मान लीजिए अब समंदर की तरफ चले जाओ, क्योंकि पृथ्वी पे काफी ज्यादा समंदर है, आपका पानी है और लाइट समंदर के अंदर जा रही है, तो पानी तीसरा मीडियम। यानी कि जिसमें से भी लाइट ट्रेवल कर रही हो उसको हम क्या बोल देंगे, मीडियम बोल देंगे। तो रिफ्रैक्शन कभी भी होगी तो वो 2 मीडियम में होगी, यानी कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर जाएगी तभी क्या होगी, रिफ्रैक्शन होगी, तभी होगी रिफ्रैक्शन। तो मैं 2 मीडियम मानता हूं। सबसे पहला तो मैंने मीडियम मान लिया ये मीडियम 1 और एक मीडियम मान लिया मैंने मीडियम 2। ठीक है, अब मैंने एक छोटी सी किरण डाल दी इस मीडियम पे। इस मीडियम पे क्या किया, छोटी सी लाइट की एक किरण डाल दी। अब जिस किरण को मैं डालता हूं, पिछली क्लास में आपको बताया था, इसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। जहां पे भी ये किरण टकराती है उसके परपेंडिकुलर, उसके 90 डिग्री पे हम क्या चीज मानते हैं, नॉर्मल अभिलंब मानते थे। ठीक है, और अब टकराने के बाद ये मुड़ती थी, उसको हम क्या बोलते थे,
रिफ्लेक्शन में क्या बोलते थे? रिफ्लेक्टेड रे बोलते थे या नहीं बोलते थे? रिफ्लेक्टेड रे बोलते थे। लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होता है? टकरा के वापिस नहीं जाती है, ये मुड़ जाती है। क्या होती है? ये बेंड हो जाती है। अपना इसका जो असली पाथ था वो पाथ था ये, अगर लाइट किसी मीडियम से किसी मीडियम को ना बदले और हवा में ही चलती रहे तो लाइट क्या होती? बिल्कुल सीधी चलती रहती। अब इसने क्या किया? थोड़ा सा बेंड ले लिया क्योंकि मीडियम बदला। अब वो उस मीडियम के बदलने की वजह से इसने जो बेंड लिया, इसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। और ये जो किरण यहां से गई है इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। हिंदी में इसको लिख लीजिए अपवर्तनीय किरण। हिंदी में इसको लिख लीजिए अपवर्तनीय किरण। चलिए थोड़ा सा रब कर देते हैं। चलिए अब जरा एक बात बताओ, पिछली वीडियो में आपको बताया था नॉर्मल के साथ और जो आपकी इंसिडेंट रे है इसके साथ जो एंगल होता है उसको हम क्या मानते हैं? आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट मानते हैं। और जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो उसको हमने क्या माना था? रिफ्लेक्टेड एंगल माना था, आर। लेकिन इसमें रिफ्रैक्ट हुई है तो इसको अभी भी मानेंगे हम क्या? रिफ्रैक्टेड एंगल। इसको रिफ्रैक्टेड एंगल हम बोलते हैं। तो आई क्या है? इंसिडेंट एंगल। और आर क्या है? रिफ्रैक्टेड एंगल। आर है रिफ्रैक्टेड एंगल। अब मीडियम 1 और मीडियम 2 में कुछ अंतर है, ठीक है। हमने बोल दिया कि एक माध्यम ये है, एक माध्यम ये है, तो अब इनमें अंतर क्या है वो समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। जरा किसी भी मीडियम को मुझे अगर मैथ के या किसी नंबर की फॉर्म में डिफाइन करना हो तो मैं उसको बोलता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं उसको, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसका जो सिंबल होता है वो होता है म्यू। म्यू बोलते हैं उसको सिंबल को, ठीक है। अगर ये कहीं पे भी दिखे तो इसका मतलब ये किसी ना किसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा है, किसी ना किसी मीडियम की बात कर रहा है। अब आपके जो दो मीडियम हैं वो आपके दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका रेयरर मीडियम, विरल माध्यम, और एक होता है आपका डेंसर मीडियम। यानी कि सघन माध्यम, ठीक है। अब इसको अगर आम भाषा में मैं कहूं, जो हल्का माध्यम होगा यानी कि जिसमें लाइट जो है वो तेजी से पास करेगी वो हल्का होगा, तो उसको मैं रेयरर बोल दूंगा। जिसमें लाइट की स्पीड कम हो जाएगी यानी कि कम तेजी से लाइट ट्रेवल करेगी उसको मैं थोड़ा सा भारी माध्यम यानी कि डेंसर मीडियम उसको बोल दूंगा, ठीक है। अब ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये जो है आपका म्यू, रेयरर मीडियम के लिए म्यू की वैल्यू कम होगी और इसके लिए म्यू की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। अब कभी भी कोई चीज को, अगर मैं किसी चीज को हल्का कह रहा हूं, किसी चीज को भारी बोल रहा हूं, तो इसका मतलब मान लीजिए मेरे पास ये मार्कर है और पूरी की पूरी, मान लीजिए पूरी पृथ्वी पे सिर्फ अकेला मार्कर ही है, क्या मैं इसको हल्का भारी बोल सकता हूं? नहीं बोल सकते। अब मान लीजिए मेरे पास ये रिमोट है और ये है, अब इनमें से भारी कौन सा होगा? यानी कि कभी भी अगर हल्का और भारी हमें कुछ भी करना है या डिफाइन करना है तो कोई ना कोई कंपेयर करने के लिए कुछ ना कुछ चीज होनी चाहिए। तो सेम है आपके रेयरर और डेंसर के साथ। अब मान लीजिए आपको मैं बोल दूं एयर है, बताओ ये हल्की है या भारी है? आप कहेंगे जी कंपेयर करने के लिए तो दो कुछ कि जिससे हम कंपेयर करके बताएं। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया वैक्यूम। अब इन दोनों में से
कौन सा हल्का है? ऑब्वियस सी बात है, वैक्यूम कोई वातावरण नहीं है, तो स्पीड क्या, लाइट कैसे ट्रैवल करेगी? बिना किसी रुकावट के ट्रैवल कर लेगी, बिना किसी अपोज के ट्रैवल करेगी। हवा थोड़ी सी भारी हो जाएगी क्योंकि उसमें पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, तो ये क्या हो जाएगी, ये भारी की तरह एक्ट करेगी और ये हल्की होगी। तो इस केस में ये आपका रेयरर होगा और ये आपका डेंसर हो जाएगा। अब मान लो मैं आपको पानी दे दूं, एक और मीडियम आपको दे दिया पानी, तो अब इन दोनों केस में क्या बनेगा, हवा हल्की बन जाएगी और पानी डेंसर बन जाएगा। ठीक है, तो कभी भी रेयर और डेंसर अगर होगा तो दो मीडियम में ही होगा, एक हल्का होगा तो दूसरा भारी होगा। तो कुछ वैल्यूज मैं आपको लिखवा देता हूं, ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन भी आया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू पे। अभी रेलवे का एग्जाम हुआ था, रेलवे के एग्जाम में आपका क्वेश्चन आया कि बताओ भाई वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो लिख लो सबसे पहले वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मानते हैं 1, एयर का हम मानते हैं 1.0003 और वाटर का हम मानते हैं 1.33। डायमंड से भी क्वेश्चन आया हुआ है पहले एग्जाम में, और इसको याद कर लेना क्योंकि आगे एक जगह भी जरूरत पड़ती है इसकी। 2.4 और सिलिकॉन का है 3.9 और जर्मेनियम का है 4। जर्मेनियम का है 4। तो इस सब को आप याद कर लेना क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है यहां से। ठीक है, और ज्यादातर जो आता है वह वाटर या फिर डायमंड का आता है। ठीक है, ज्यादातर किसका आता है, वाटर और डायमंड का। चलो ये तो हमने नंबर बताया, अब ये नंबर आया कैसे वो भी थोड़ा सा देख लो ध्यान से, ये नंबर आया कैसे है। जो ये म्यू है, म्यू एक टाइप की रेशो है। म्यू क्या चीज है, रेशो है। रेशो किस किस चीज की है, ये आपकी लाइट की स्पीड की। ठीक है, रेशो किसकी है, स्पीड ऑफ लाइट की। कब, अब दो माध्यम है, बात हम हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कब करते हैं, दो माध्यम की। तो एक तो हम कंपेयर करेंगे वैक्यूम से, यानी कि वैक्यूम में लाइट की स्पीड क्या होती है, हमेशा कांस्टेंट रहेगी क्योंकि वहां पे कुछ है ही नहीं तो उसकी स्पीड चेंज नहीं होगी। और दूसरी हम लेते हैं लाइट की स्पीड किसी भी मीडियम में। तो मान लीजिए वैक्यूम में हमने लाइट की स्पीड क्या होती है, क्या मानते हैं हम, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और आप अगर इसको थोड़ा सा सोल्व कर दें तो ये क्या बन जाती है, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। यानी कि लाइट की स्पीड आप जरा देखो चलो, 10⁵ यानी कि 5 3 लाख, एक सेकंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर चल जाती है। ठीक है, ये स्पीड है आपकी लाइट की, किसमें, वैक्यूम में। तो इसको भी आप नोट कर लो, इसको नोट कर लीजिए। और ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जरा एक बात बताओ, म्यू की यूनिट क्या होगी, जैसे लेंथ की यूनिट आपकी मीटर किलोमीटर होती है, वेट की यूनिट आपकी केजी ग्राम होती है, तो म्यू की यूनिट बताइए जरा एक बार क्या होती है, सोचो जरा पोज करके, क्या होगी, ये स्पीड ऑफ लाइट, ये स्पीड ऑफ लाइट कट जाएगा, कोई यूनिट नहीं। कभी भी कोई चीज रेशो में अगर हो तो उसकी यूनिट क्या होती है, कोई भी नहीं होती, वो एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। ठीक है, वो क्या होती है, यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। तो बढ़े आगे, चलो रिफ्रैक्शन किया हमने, रिफ्रैक्शन की आपको डेफिनेशन पता चली। अब रिफ्रैक्शन से थोड़ी सी और बातें हम करते हैं। ये तो पता चली गया आपको बेंडिंग होती है, क्या होता है क्या नहीं होता, कब लाइट किस तरफ बेंड करेगी वो थोड़ा सा देखते हैं अब, क्योंकि अब आप मीडियम्स के बारे में भी जान चुके हैं। जरा देखिए, मान लीजिए लाइट जो है रेयरर मीडियम, और इधर मैं मान लेता हूं डेंसर मीडियम, इधर मान लेता हूं डेंसर मीडियम, ये आपका हो गया नॉर्मल। अगर
कोई लाइट आपकी आई, रेयरर से, कहाँ से लाइट आ रही है, रेयरर से लाइट आ रही है, और उसको जाना कहाँ पे है, डेंसर में, तो ये जो लाइट है जो बेंड होगी वो कहाँ पे बेंड होगी, ये तो बिल्कुल सीधी है। तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो इस नॉर्मल पाथ से, जो इसका नॉर्मल पाथ है जहाँ पे लाइट जानी थी, उससे ऊपर की तरफ जाए कुछ इस तरीके से, या फिर वो नीचे की तरफ आए। ये दो ही तरीके हैं लाइट के जाने के। तो अगर कभी भी रेयरर से डेंसर कोई लाइट ट्रैवल कर रही है तो वो कहाँ पे बेंड होगी, तो वो टुवर्ड नॉर्मल बेंड होगी, यानी कि अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। तो इनमें से नंबर 1 और नंबर 2 में से कौन सा सही है, नंबर 2 सही है, क्योंकि लाइट कहाँ से ट्रैवल कर रही है, रेयरर से डेंसर। और इस टाइप के छोटे छोटे से ही सवाल बनते हैं आपके किसी भी वनडे एग्जाम के अंदर। तो यही सवाल ऐसे आ जाए, एक लाइट है वो डेंसर से रेयरर ट्रैवल कर रही है, तो वो किसकी तरफ मुड़ेगी, नॉर्मल की तरफ, सीधी निकल जाएगी, टुवर्ड नॉर्मल, अवे नॉर्मल, या फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये आपको बताना है। तो इसी टाइप से आपके छोटे छोटे से बेसिक से क्वेश्चन बनते हैं। अब यही चीज मैं थोड़ा सा बदल दूं, अब डेंसर है ऊपर और रेयरर है नीचे, ठीक है, यानी कहने का मतलब मेरी लाइट जो है अब वो डेंसर मीडियम से आ रही है। यानी कि मान लो कि पानी है और बाहर जो है वो हवा है, यानी कि पानी से हवा की तरफ अगर लाइट जाए तो वो नॉर्मल से दूर जाएगी, नॉर्मल से क्या होगी, वो दूर मुड़ेगी। तो इस बात को लिख लो, अगर डेंसर से रेयरर जा रही है तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी। कहाँ पे बेंड होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी कि वो अभिलंब से दूर मुड़ेगी। नोट कर लो इसको। चलो, अब रिफ्रैक्शन समझ आया क्या चीज है, डेंसर रेयरर मीडियम समझ आया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको समझ आ गया। अगर किसी को ना समझ आया हो तो बस एक बार छोटा सा मैसेज डाल देना, उसको एक्सप्लेन दोबारा से कर देंगे, या फिर वीडियो को बार बार देखो, वीडियो को बार बार देखो। अगर फिर भी समझ ना आए तो आपको दोबारा से एक वीडियो अच्छे से एक्सप्लेन करके इसकी दे दी जाएगी। अब आपने रिफ्लेक्शन में लॉज पढ़े थे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, तो वैसे ही लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है, अपवर्तन के भी कुछ सिद्धांत हैं, तो अब उन्हीं के बारे में बात करते हैं। लिख लीजिए, हेडिंग डालिए, और यहां से भी क्वेश्चन बनता है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। फिजिक्स में जितनी भी चीजें आपको करवाऊंगा, हर एक लाइन से एक क्वेश्चन आपका कभी ना कभी फिजिक्स में, कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में वो आया हुआ होगा, ठीक है। तो इस बात को गांठ बांध लें। और फिजिक्स एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें से अगर साइंस की मैं बात करूं, साइंस में से हर एक एग्जाम में करीब करीब 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, और फिजिक्स अकेले से 3 से 4 क्वेश्चन उसमें आते हैं, ठीक है। और दीपक सर ने अपनी वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि कैसे एक नंबर की वजह से 20-30 हजार लोगों से आप पीछे चले जाते हैं। तो हर एक नंबर की कीमत है, तो इसको ध्यान से समझ लीजिए। अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की हम बात करें तो फर्स्ट आपका लॉ क्या था रिफ्लेक्शन में, रिफ्लेक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि जो आपकी इंसिडेंट रे है, आपका नॉर्मल है और रिफ्रैक्टेड रे है, ये सभी के सभी एक ही प्लेन में होते हैं। तो पहला नियम यहां पे भी बिल्कुल सेम है, आई इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे लाइज इन सेम प्लेन, ठीक है। आई, एन और आर एक ही समतल में होते हैं, एक ही समतल में होते हैं, लिख लीजिए, ठीक है। अब सेकंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में हर बार आते हैं, ये फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में भी आ सकता है। ये आपको थोड़ा सा कि इनमें से कौन सा स्नेल्स लॉ के नाम से किसको जाना जाता है, ऑप्शन में 4 वो बना देगा आपको एक फॉर्मूले टाइप, और आपको उनमें स्नेल्स लॉ सिलेक्ट करना होगा। तो इस तरीके से ये आता है, इसको इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये। अब ये जो सेकंड नियम है इसको हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ,
क्या बोलते हैं भाई इसको? स्नेल्स लॉ इसको बोलते हैं। और स्नेल्स लॉ जरा अब देखो, मैं वही डायग्राम दोबारा बना रहा हूं। ये मेरी इंसिडेंट रे, ये मेरी रिफ्रैक्टेड रे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टेड एंगल हो गया। ठीक है, हो गए ये दो एंगल। ये बाहर मेरा क्या है? माध्यम 1 है, और ये मेरा माध्यम 2 है। अब इनमें से कोई भी भारी हो हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक चीज है, जो बाहर मीडियम है उसका एक अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, और ये जो दूसरा मीडियम है इसका एक अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। यानी कि दोनों के दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? अलग होगा। तो वो हमने लिख दिया। अब जरा देखिए स्नेल्स लॉ क्या कहते हैं। इंसिडेंट रे से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो स्नेल्स लॉ क्या कहते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, आपका जो मीडियम है जहां से लाइट जा रही है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर मैं साइन एंगल आई इंसिडेंट एंगल, μ1 में क्या हुआ था? इंसिडेंस हुआ था, यानी कि किरण गिरी थी, वही वाला एंगल। ठीक है, ये बराबर आएगा दूसरे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई साइन और उस एंगल के। ठीक है, तो ये आपका स्नेल्स लॉ है। ये क्या है? स्नेल्स लॉ। बड़ा आसान है, याद नहीं करना, इसको समझना है। μ1 एंगल I, μ2 एंगल R, और एक साइन आपका लगता है, ये साइन कोस वाला, साइन कोस ट्रिग्नोमेट्री वाले साइन कोस है भाई, ये साइन। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से करना है, हो जाएगा। बढ़े आगे। तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैं आपको देता हूं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल देता हूं, बोर्ड पे लिख रहा हूं मैं क्वेश्चन। लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर टू ए मीडियम एक्स। किसी एयर से लेके किसी मीडियम एक्स की तरफ क्या जा रही है? रे जा रही है। ठीक है, एंगल इंसिडेंस हो गया आपका, मान लीजिए 45 डिग्री, और एंगल आई आपका हो गया, एंगल आर आपका हो गया 30 डिग्री। ठीक है, आपको मुझे म्यू एक्स बताना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है किसका? मीडियम एक्स का। ठीक है, इसका आंसर आप व्हाट्सएप में आप दे सकते हैं। ठीक है, और व्हाट्सएप में अगर आपने इसका आंसर दिया और सभी ने दे दिया तो ठीक है, नहीं तो अगली वीडियो में इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिए और व्हाट्सएप पे आप इसका आंसर दे सकते हैं। दोबारा से बता देता हूँ, एक मीडियम है, ये लीजिए, इसी पे बता देता हूँ। ये आपकी हवा होगी, ये आपका मीडियम एक्स हो गया, ये एंगल आपका 45 हो गया, ये एंगल 30 हो गया। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हवा का लेना है, यानी कि आप लेंगे इसको 0.003, और ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बताना है। ठीक है, तो ये आप मेरे को व्हाट्सएप पे बता दीजिए। चलिए भाई, अब बढ़ते हैं आगे। अब कुछ चीजें लिखिए कि जब रेयर से डेंसर अगर लाइट ट्रेवल करती है तो क्या इफेक्ट पड़ता है। हर एक लाइन से एक क्वेश्चन, जो भी लिखाऊंगा हर एक लाइन से क्या है, एक क्वेश्चन है। अगर लाइट जो है विरल से सघन माध्यम की ओर जाए तो लाइट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है।
ठीक है, ठीक है। तो क्या प्रभाव पड़ता है? सबसे पहले तो जैसे ही वो रेयर से डेंसर जाएगी, ये हल्का है वो भारी है, तो लाइट की जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। दूसरी चीज, वेवलेंथ, लाइट की जो वेवलेंथ है वो बढ़ेगी या घटेगी? लाइट की जो फॉर्मूला होता है स्पीड का, वो क्या होता है? v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, न्यू हटाओ, f करो, न्यू इंटू लैम्डा। f क्या चीज है? फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा क्या चीज है? वेवलेंथ। ये यूनिवर्सल सिंबल है, कहीं भी फिजिक्स में आपको लैम्डा लिखा मिले समझ जाना कि वो वेवलेंथ की बात कर रहा है। कहीं पे f लिखा मिले तो फ्रीक्वेंसी हो सकती है, या फिर फ्रीक्वेंसी के लिए कुछ इस टाइप का सिंबल v जैसा सा सिंबल बना के दिया जाता है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर से मुड़ा हुआ होता है। इस सिंबल को हम बोलते हैं न्यू। क्या बोलते हैं? न्यू बोलते हैं। अब जब रेयरर से डेंसर आपकी लाइट जाती है तो फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती है। क्या नहीं होती है? फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, ये हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। हिंदी में इसको लिख लीजिए आवृत्ति। हिंदी में क्या होगा जी? आवृत्ति। तो फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती है। मान लीजिए ये बदल नहीं रहा, ठीक है, ये आपका हमेशा कांस्टेंट है, लेकिन फिर भी लाइट की स्पीड चेंज हो रही है। इसका मतलब क्या? वेवलेंथ बदल रही है। इसका मतलब क्या है? वेवलेंथ। अगर स्पीड ऑफ लाइट घट रही है तो इसका मतलब वेवलेंथ भी क्या होगी? घट रही होगी। तो अगर कोई भी लाइट रेयरर से डेंसर जाए तो लाइट की स्पीड क्या होगी? कम होगी, वेवलेंथ कम होगी, और फ्रीक्वेंसी क्या होगी? उसकी कांस्टेंट होगी, कोई भी चेंज उस पर नहीं आएगा। एक और, क्या लाइट के कलर पे कोई चेंज आएगा? तो इसको भी लिखिए, कोई चेंज नहीं आएगा, और यहाँ कांस्टेंट हटा के इसको भी नो चेंज कर लीजिए, ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, कलर चेंज नहीं होगा। अगर लाल लाइट जा रही है तो वो लाल ही रहेगी, लाल की हरी नहीं होगी। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी किस में होती हैं? रेयरर से डेंसर। अब अगर इसी को मैं बोलूँ डेंसर से रेयरर, ये सारी के सारी ऑपोजिट हो जाएंगी। लाइट की स्पीड बढ़ जाएगी, वेवलेंथ बढ़ जाएगी, फ्रीक्वेंसी नो चेंज, कलर नो चेंज। ठीक है, और एक क्या चीज़ चेंज आती है रेयरर से डेंसर में? बेंड होती है, किधर? टुवर्ड नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। और डेंसर से रेयरर अगर जाए तो क्या होगा? अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल से दूर। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। अब भाई आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिखता हूं, क्या क्वेश्चन आता है एग्जाम में। Twinkling of star is due to, twinkling of star is due to reflection, refraction, diffraction और आपका डिस्पर्जन। डाइफ्रैक्शन काट दो, इसको लिखो स्कैटरिंग। ठीक है, ये चार ऑप्शन, और ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू, ये आपको बताना है। बताओ ज़रा, सोचो। ऑब्वियस सी बात है, मैंने ये बोर्ड पे लिखा है, रिफ्रैक्शन में पढ़ा रहा हूँ, आंसर क्या आएगा? रिफ्रैक्शन आएगा। क्यों आएगा? अब ये आपको समझ लेना है। ठीक है, मैं मिटा रहा हूं भाई। तो भाई अब करते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का। आपने मुझे बता दिया रिफ्रैक्शन, ठीक है। मैम तो आशा कर रहा हूं कि आपने बताया मुझे रिफ्रैक्शन कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किसकी वजह से होता है? रिफ्रैक्शन, तारों का टिमटिमाना अपवर्तन की वजह से होता है। अब
होता क्यों है इसको समझ लीजिए। कभी फिर आप कहें आपने लिखवा दिया था इसलिए याद कर लिया, समझ भी लो कि होता क्यों है ये। अब जरा एक बात बताओ, स्टार काफी ज्यादा दूर है, ये मान लिया मैंने स्टार है, ठीक है, ये स्टार बहुत ज्यादा दूर है, और यहां पे मैं मान लेता हूं ये आपकी हो गई पृथ्वी, ये हो गई अर्थ, पृथ्वी हो गई आपकी। इस पृथ्वी पे एक बंदा खड़ा है, आप ही खड़े हैं मान लो, और आप इस स्टार को देख रहे हैं, ठीक है। कोई भी चीज हमें दिखाई कब देती है, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी चीज हमें दिखाई कब देती है, जब हमारी आंखों में उस तरह से रोशनी जाए। मान लीजिए मुझे ये मार्कर दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, क्योंकि इस पे रोशनी टकरा के मेरी आंखों पे आ रही है, ठीक है, तभी मुझे ये दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको स्टार दिख रहा है तो इसका मतलब स्टार की रोशनी आपकी आंखों तक पहुंच रही है या नहीं। तो यही चीज है। अब जरा एक बात बताओ, लाइट तो सीधी आती है, तो ये बिना टिमटिमाए दिखना चाहिए, हमें दिखना चाहिए, लेकिन यहां पे आपका आता है बीच में एटमॉस्फेयर। क्या आता है बीच में, आ जाता है एटमॉस्फेयर। अगर ये सारा का सारा वैक्यूम होता तो लाइट बिल्कुल सीधी आती, आंखों में टकराती और आपको ये स्टार बिल्कुल ऐसा का ऐसा दिखाई देता, ये कोई भी टिमटिमाहट नहीं कर रहा होता। लेकिन अब बीच में एटमॉस्फेयर आता है, और इस एटमॉस्फेयर में भी काफी सारी आपकी लेयर्स हैं, कहीं टेम्परेचर ज्यादा है, कहीं कम है, आपके आसपास के वातावरण में भी थोड़ा बहुत बदलाव होगा। तो क्या होगा, ये जो आपकी रे है ये आपकी कभी इधर जा रही होगी, कभी इधर जा रही होगी, कभी इधर और कभी इधर, और फिर आपकी रोशनी आंखों में जा रही होगी। तो कभी अगर हमें तो फिर भी सीधा देखने की आदत है, तो क्या होगा, ये फिर भी आपको कहीं ऐसे सीधा इधर दिखाई देगा। ओरिजिनल पोजीशन स्टार की ये है, लेकिन आपके एटमॉस्फेयर की वजह से, मीडियम की वजह से क्या हुआ, लाइट सीधी नहीं आके बेंड होके आपकी आंखों तक पहुंच रही है। तो कभी आपको ये यहां दिखाई देगा, कभी हल्का सा यहां दिखाई देगा। इसीलिए आपको हर बार तारा क्या दिखाई देता है, टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। तो इस बात को गांठ मान लो, क्यों दिखाई देता है ये होता है रिफ्रैक्शन की वजह से। और रिफ्रैक्शन क्यों होती है, अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से होती है, अर्थ के वातावरण की वजह से होती है, ठीक है। तो एक तो था ये, यानी कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किस वजह से होता है, वो आपका रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है आपका, यहीं से एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, ये भी हर बार आता है, क्या कि जो आपका सनसेट है, सनराइज है और सनसेट है, ठीक है। सनराइज आपको 2 मिनट पहले दिखता है, यानी कि सूरज उगा नहीं है, आपको 2 मिनट पहले ही दिखने लग गया। और सनसेट जो है, सूरज छिप गया फिर भी आपको 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। ये क्यों होता है भाई, अब ये चीज आप जान लीजिए। वन वर्ड का आंसर है इसका भी, रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। किस वजह से होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से होता है ये भी, ठीक है। अब समझाने की कोशिश करता हूं। ये पृथ्वी, ये हो गई अर्थ, इस पे एक बंदा खड़ा है, ज्यादा बड़ा बना दिया, ये लीजिए, ये एक बंदा खड़ा है इसमें। अब ये बंदा हमेशा सीधे देखेगा, यानी कि जहां से हम देख सकें, इस लाइन को मैं क्या बोलता हूं, होराइजन बोलता हूं। क्या बोलते हैं इसको, होराइजन बोलते हैं, और हिंदी में इसको बोलते हैं क्षितिज। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं भाई, क्षितिज बोलते हैं, ठीक है। अब जो आपको सूरज उगता हुआ दिखाई देता है, आपने बचपन में एक ड्राइंग बनाई है कि सूरज यहाँ से ऐसे थोड़ा सा निकला हुआ होता है और सूरज उठता उठता चला जाता है, तो वो होराइजन ही है जहाँ से सूरज उठता है। मान लीजिए अगर सूरज यहाँ पे है, सन यहाँ पे है, तो सन जो है सारी जगह अपनी हर एक डायरेक्शन में क्या कर रहा है, लाइट की रेज फेंक रहा है या नहीं। अब यहाँ से रेज आ रही हैं और वो रेज सारी की सारी सीधी निकल रही हैं, और अगर वो वहाँ पे होगा तो जितनी भी रेज हैं वो सारी की सारी कहाँ टकराएंगे, इस एरिया पे। यानी कि जो बंदा यहाँ पे होगा उसको तो दिखेगा सन, लेकिन जो बंदा यहाँ पे होगा उसको सन नहीं दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि उसकी आंखों में रोशनी नहीं जा रही है।
ठीक है। अब मान लीजिए सन थोड़ा सा और ऊपर आ जाए यहाँ पे, और पृथ्वी के वातावरण को भी बीच में ले आते हैं, तो जैसे ही यहाँ से रोशनी निकलेगी हर एक डायरेक्शन में रोशनी निकलेगी, तो वातावरण में जाने के बाद रोशनी क्या होगी भाई, बेंड हो जाएगी, और बेंड होके कहाँ पहुँचेगी, वो आपकी आंखों तक। तो जो सन असली में यहाँ पे है, आपको ये यहाँ दिखाई देगा, आपको वो कहाँ दिखाई देगा, उगा हुआ दिखाई देगा, सन वहाँ पे दिखाई देगा। इस डायग्राम को थोड़ा और सुंदर तरीके से मैं बना दूँ, यहाँ पे थोड़ा सा अजीब सा हो गया। इस डायग्राम को बना लेना। ये सन से रोशनी आई, वातावरण में एंटर की और वो मुड़ गई। अब मुड़ने के बाद आपको तो बिल्कुल सीधी रेखा में देखने की आदत है नहीं, तो वो जो सन है वो आपको ओरिजिनल सन यहाँ पे है, और रिफ्रैक्शन की वजह से जो सन दिखा वो आपको होराइजन से ऊपर दिखा, यानी कि उगा हुआ दिखाई दिया। तो ये सेम रीज़न है किसके लिए, सनराइज 2 मिनट पहले दिखाई दे जाता है हमें, और सनसेट 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। यानी कि सन यहाँ पे पहुँच गया और फिर भी आपको दिखाई दे रहा है, तो वो क्या चीज़ है, वो किसकी वजह से है, रिफ्रैक्शन की वजह से है। स्टार डाल के लिख लो, हर एक लाइन में एक क्वेश्चन छिपा हुआ है, इस बात को आप याद रख लेना, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। अगर समझ के करोगे तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अदरवाइज आपके पास दुनिया जहां की किताबें हैं, आप उनको रटते रहिए, कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो इसको मिटा देते हैं अब। चलिए, आज हमने रिफ्रैक्शन पढ़ लिया, रिफ्रैक्शन का बेसिक हो गया। अब थोड़ा सा एडवांस टॉपिक थोड़ा सा बचा है रिफ्रैक्शन में, तो वो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। आज के लिए इतना ही। बस जाने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आप ट्राई करना, ठीक है। उस क्वेश्चन को ट्राई करके आप आंसर देना। क्वेश्चन है मेरा ये, आकाश नीला क्यों है? तो इसका आंसर मुझे देना, ऑप्शन नहीं दूंगा, आप ऐसे ही दे देना, ठीक है। आज के लिए बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और जो भी फीडबैक वगैरह का लिंक आता है अब वो दीजिए, उसी फीडबैक के ऊपर आपको क्वालिटी के अंदर इंप्रूवमेंट दिख रही होगी। तो आज के लिए बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।